हिंद बड़े दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो आज हम लोग जो आपका झारखंड पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, उसके लिए आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस पर बात करेंगे। ये बेसिकली पार्ट 2 नंबर का वीडियो है केमिस्ट्री का। फिजिक्स का भी मैंने 2-3 पार्ट डाला हुआ है, जाके देख लीजिएगा। और मैथ का भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छे से मैं आपको वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगा, यानी कि बहुत अच्छे से तैयारी कराऊंगा। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित जरूर होगा। बस जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ आप लोग करते जाओ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये सभी प्रश्न PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे यूं ही मैं कोई भी क्वेश्चंस नहीं उठा दे रहा हूँ। जिस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और आ सकता है, वही सब मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके पास, एथेनॉल का निर्जलीकरण देता है। तो याद करना, एथेनॉल का अगर आप लोग निर्जलीकरण करा दोगे तो वो एथीन देता है, याद रख लीजिएगा मेरी बात, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी में एसिटिक अम्ल के डैश घोल को विनेगर कहा जाता है। तो याद रखना, पानी में एसिटिक अम्ल के जो 5 से 8%, कहीं 5 से 6% लिखा होता है, ये जो इसका जो घोल होता है इसी को हम लोग विनेगर कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना मेरी बात। और भी चीज़ों को याद रख लीजिएगा, जैसे जो एसिटिक अम्ल होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो CH3COOH होता है। साथ ही साथ जो विनेगर है, विनेगर एक देखा जाए तो एक संरक्षक के रूप में काम लिया जाता है और इसका उपयोग जनरली अचार वगैरह बनाने में उपयोग होता है, ठीक है। याद रखना मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिशुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक है। तो जो परिशुद्ध एथेनोइक अम्ल होता है इसका जो गलनांक होता है, याद रखना दोस्तों, वो 290 केल्विन होता है। कितना होता है? 290 केल्विन होता है, याद रखना मेरी बात। साथ ही साथ और एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि ये जो आपके पास परिशुद्ध एथेनोइक अम्ल है, इसको ही हम लोग ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। इसी को हम लोग ग्लेशियल एसिटिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, जो जनरल एग्जाम में नहीं आता है, पर आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एस्टर, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल देने के लिए अम्ल या क्षार की उपस्थिति में विक्रिया करता है, जिसे डैश कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को तो हम लोग जल अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कि तत्वों के गुण उनके डैश के आवर्त फलन होते हैं। तो याद रखना, तत्वों के जो गुण होते हैं ये उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं, परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। और ये बेसिकली देखा जाए तो आपको पता होगा कि ये जो है ये आधुनिक आवर्त सारणी के हिसाब से दिया गया, यानी कि ये जो नियम है ये मेंडलीव के आधुनिक आवर्त नियम इसी को कहा जाता है कि तत्वों के जो गुण होते हैं ये परमाणु क्रमांक के आधार पर दिया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है 86 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त है। आवर्त को ही हम लोग पीरियड बोलते हैं, याद रखना। आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल देखा जाए तो 7 पीरियड होते हैं। और ग्रुप की अगर संख्या में बात करो, जिसको हिंदी में वर्ग बोला जाता है, तो टोटल 18 कितने ग्रुप पाए जाते हैं? 18 ग्रुप, 18 वर्ग पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न आपके पास लिखा है यहाँ पे, मेटालॉइड्स, यानी कि जिसको हम लोग उपधातु बोलते हैं डैश से। तो मेटालॉइड्स यहाँ में से कौन है जो मेटालॉइड है? तो सिलिकॉन जो होता है वह मेटालॉइड होता है, याद रखना मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन के m कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो, क्लोरीन का टोटल अगर परमाणु संख्या की बात करो तो 17 होता है। और सबसे पहले K सेल में जाएगा, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर L सेल में 8 जाता है, तो 2 8 10 हो गया, और बचा कितना? 17 में 10 हो गया तो और 7 बचा, यानी कि KLM। अगला सेल M कोष का ही होता है, यानी कि जाहिर सी बात है M सेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन बचा। तब ना इधर 10 और 7 मिलकर 17 होगा, यानी कि M सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 7 इलेक्ट्रॉन। और कितने सेल में, यानी कितने कोष में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2n² होता है। जैसे अगर मैं पूछूं K सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बताओ, तो K सेल कितना नंबर पर आता है? KLM पहले नंबर पे क्या आता है? तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है 2n²। तो n का वैल्यू 1 रखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होता है, यानी कि 2 ही हो जाएगा। आपको मैं पूछ रहा बताओ m कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो पता है जो m होता है वो तीसरे नंबर का कोष होता है, यानी कि n का वैल्यू आपको 3 लेना है। तो फॉर्मूला पुट कर दो 2n²। तो यहाँ पे n 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 × 2 18, यानी m सेल में आपके 18 इलेक्ट्रॉन टोटल आ सकते हैं।
चीज़ें याद रख लीजिएगा। अब आप लोग मुझे बताओ एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल ये आपका एक्स प्लस पानी बनाता है, तो एक्स क्या बताओ। सबसे पहली बात सिर्फ आपको चौंकाने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, याद रखना धातु ऑक्साइड जो होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है बताओ धातु ऑक्साइड किस प्रकृति का होता है, तो क्षारीय प्रकृति होता है, और जो अधातु ऑक्साइड होता है ये अम्लीय प्रकृति का होता है। तो याद रखो बाबू साहब, धातु ऑक्साइड अगर आपका क्षारीय प्रकृति का होता है और इसको आप लोग अम्ल से रिएक्ट कराओगे तो जाहिर सी बात है ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, क्योंकि ऐसी अभिक्रिया जिसमें आपका क्षार और आपका अम्ल अभिक्रिया करता है तो वो उदासीन चीज़ें बनाता है, लवण बनाता है, जिसको ही हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये धातु ऑक्साइड तो आपका पास देखा है, तो क्षार हो गया और अम्ल से अभिक्रिया कर कर उदासीन बनाएगा, साथ ही साथ जल बनाता है, यानी कि उदासीन मतलब यहाँ पे मेरे कहने का तात्पर्य लवण बनाता है। ठीक है, तो ये धातु ऑक्साइड और लवण मिलकर क्या बनाएगा, एक्स की जगह पे बोलूँ तो यहाँ पे लवण बनेगा और जल बनेगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, लवण सही आंसर हो जाएगा। चलिए यही प्रश्न अगर यहाँ पे धातु ऑक्साइड की जगह पे क्षार भी लिख देता ना तो भी सही आंसर होता, एक्स के जगह पे लवण ही होता, क्योंकि ये वही चीज़ है। हाइड्रोनियम आयन है तो याद रखना H प्लस आयन में अगर एक H2O और ऐड कर दिया जाए तो हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, जिसको हम लोग H3O प्लस बोलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH है, कहीं कहीं आपको 10 दिख जाएगा, पर जनरली याद रखना 10.5 होता है, तो 10.5 ऑप्शन में दिख जाए तो मार दीजिएगा, वरना 10 तो है ही। नेक्स्ट प्रश्न है शुक्र ग्रह का वातावरण डैश के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना, तो सबको पता होगा कि शुक्र ग्रह का जो वातावरण होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाँ इसी का नाम सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है ना, उससे पूरा घिरा हुआ है, इसका वातावरण जो है वो सल्फ्यूरिक गैस से पूरा भरा हुआ है, इसीलिए ये देखा है तो सफ़ेद और पीले रंग का नजर आता है, इसी कारण से वहाँ पे जीवन संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा। सोच के देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल को खाली छुओगे तो आप गल जाओगे, वो पूरा ग्रह ही आपका उस सल्फ्यूरिक अम्ल का बना हुआ है, तो कितना खतरनाक है। अच्छा, टमाटर में डैश अम्ल उपस्थित होता है, तो टमाटर में मुख्यतः ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, याद रखना मेरी बात, परंतु सिट्रिक अम्ल भी उसमें मौजूद होता है, परंतु मुख्यतः ऑक्जेलिक होता है तो आपको ऑक्जेलिक अम्ल मारता है। सिट्रिक अम्ल याद रखना, अगर आपको कभी बोले संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो सिट्रिक अम्ल याद रख लीजिएगा। कभी पूछे सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, याद रख लीजिएगा एसिटिक अम्ल हो जाएगा। कभी पूछे कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, याद रखना टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कभी अगर पूछ लिया जाए दूध या फिर दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कभी अगर ये पूछ ले नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो याद रखना इसमें और संतरा में, नींबू और संतरा में ही सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और चींटी का डंक हो, ठीक है, नेटल का डंक हो, या किसी भी प्रकार का अगर डंक की बात चले, सांप का डंक, बिच्छू का डंक, तो याद रखना सब में मेथेनोइक अम्ल, जिसको फॉर्मिक अम्ल ही बोला जाता है, ठीक है, वो पाया जाता है। तो मैंने सब कुछ बता दिया, इनसे एक प्रश्न रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आपको ऑक्जेलिक अम्ल मारता है, 1 नंबर का ऑप्शन मारना है। ठीक है, अच्छा, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल को डैश कहते हैं, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्राइन, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल को, याद रखना मेरी बात। अच्छा, ब्राइन क्या होता है, तो देखो सोडियम क्लोराइड के में जब आप लोग जलीय विलयन को आप लोग उसमें मतलब सोडियम क्लोराइड को यानी कि नमक को आप लोग जल में घोलोगे, एक्चुअली यहाँ सोडियम क्लोराइड NaCl की बात चल रही है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड को अगर आप लोग जल में घोलोगे तो ये सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बन जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें समान मात्रा में H प्लस आयन और H माइनस आयन उपस्थित होता है। ठीक है ना, और इसीलिए ये उदासीन भी होता है, और इसका नाम तो मैंने आपको बता ही दिया, आपके पास इसका नाम ब्राइन होता है, चीज़ें को याद रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को दर्शाता है, ब्लीचिंग पाउडर को ही हम लोग विरंजक चूर्ण बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, CaOCl2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण उत्पादित करता है, सबको पता है कि जो आपके पास सोडियम कार्बोनेट है, इसका अगर आप लोग पुनः क्रिस्टलीकरण करोगे तो ये धुलाई का सोडा बना के देगा। ठीक है ना, आपको याद रखना मेरी बात, धुलाई का सोडा बना देगा, बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपके पास क्या बना के दे देगा, Na2CO3 × 10H2O, जिसको हम लोग धोने का सोडा बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, डैश खंडित हड्डियों को सही स्थिति में जोड़ने के लिए प्लास्टर रूप
मैं किस पे किया था, इतना घुमाया सीधा सीधे पूछ रहा है कि टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने के लिए हम लोग किस मटेरियल का उपयोग करते हैं। तो याद रखना हम लोग किसका उपयोग करते हैं, पॉप का उपयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। कहीं ऑप्शन में पॉप दिख जाए तो समझ लेना प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात चल रही है। पी से प्लास्टर, ओ से ऑफ और पी से पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। अच्छा ये बनता कैसे है, इस जिप्सम का अगर आप लोग जिप्सम को आप लोग 373 केल्विन में गर्म करोगे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। और जिप्सम का फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O होता है, जो कि आप लोग देख सकते हो दूसरे नंबर पे, ठीक है। इसको अगर आप लोग 373 केल्विन में गर्म करोगे तो आपके पास बन जाएगा जिप्सम, सॉरी हाँ मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि जिप्सम को गर्म करोगे तभी बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कितना गर्म करना पड़ेगा, 373 केल्विन में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन में देगा 373 केल्विन मार दीजिएगा, ठीक है। इसी को हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो ऑप्शन में उस ऑप्शन मार दीजिएगा। और साथ ही साथ जल भी बनता है। देख सकते हो कि आपसे जिप्सम में आपके पास 2 गो जल है, लेकिन जो आपके पास पॉप है प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा जल है, तो बाकी 1.5 गो जल कहाँ गया, तो 1.5 गो जल बाहर निकल जाएगा, 1.1/2 जल बाहर निकल जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर का प्रश्न आपके पास, धातु कमरे के ताप पर लिक्विड के रूप में उपस्थित है, वो कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो मर्क्यूरी, जिसको हम लोग पारा बोलते हैं, इसका सिंबल Hg होता है, याद रखना मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन का वह अप्रूप जो प्रकृति में कठोर है, तो याद रखना कार्बन के 2 अप्रूप ऐसे तो हैं 3 जो कि आप लोग ऐसे के पढ़ोगे, पर फिलहाल अभी 2 समझो। एक होता है डायमंड जिसको हम लोग हीरा बोलते हैं, और एक होता है ग्रेफाइट। तो डायमंड सबसे ज़्यादा ज्ञात अभी तक का कठोर पदार्थ माना जाता है, ये तो याद रखना, हीरा जिसको बोलते हैं। और ग्रेफाइट एक अधातु है, फिर भी ये विद्युत का चालन करता है। एक अपवाद से 110%, 1 या 2 प्रश्न हर साल आता है, इस साल भी आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 100 नंबर का, जो कि आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है। लेकर डैश उभयधर्मी ऑक्साइड है, कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड, देखो धातुओं के ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करता है, वो बेसिकली उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। तो जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है ना मेरे दोस्तों, याद रखना मेरी बात, ये एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, क्योंकि ये कुछ केसेस में देखा जाए तो अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, कुछ केसेस में क्षारीय गुण को भी प्रदर्शित करता है, इसलिए इसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो ये था पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। मैंने सिर्फ कराया 20 प्रश्न है, पर इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे और भी क्वेश्चन आपको करा दिए, यानी अगर टोटली बात करूँ तो कम से कम 30 से 35 प्रश्न मैंने आज की इस वीडियो में कराए हैं, ठीक है। तो ये सारा था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। थोड़ा बच्चे हमारे यहाँ हल्ला कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको इग्नोर कीजिए। तो अगर कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।